खत्म किया था मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं और उन चीजों को ही आगे जोड़ेंगे एक दूसरे से, तो आपको चीजें और थोड़ा क्लैरिटी आएगी। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब दूंगा आपके, जो मुझसे आपने पूछा था। क्या नाम आपका जी? कीर्ति जी ने मुझसे पूछा अभी हम जब बैठे थे कि आप कैसे भारत को विजुअलाइज करते हैं और क्या हमको तरक्की नहीं करनी चाहिए, और क्या आप चाहते हैं कि हम पहले वाला भारत बनाएं जहां पर ऐसा ऐसा हो। मतलब उन्होंने कुछ विजुअलाइज किया कि ऐसा भारत आप चाहते हैं या आप तरक्की को कैसे देखते हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए आप सबको पता होना बड़ा जरूरी है कि हमारा भारत क्या है और क्या था। अगर आपको यह नहीं पता रहेगा तो आप कभी भी इस लड़ाई को किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हम अगर प्रॉब्लम को हाथी मान लें तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम हाथी को भगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जोर कोई सूंड पे लगा रहा है, कोई पूंछ पे लगा रहा है, कोई टांगों पे लगा रहा है, कोई किधर कोई किसे यूज कर रहा है, वो पूरी चीज को समझ ही नहीं पा रहा। तो इसमें पहला बिंदु आपको मैं बता दूं, अंग्रेज हमारे देश में आए थे 1600 ईस्वी में, ऐसा कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। वो कंपनी आई थी अपने देश के अंदर, राज करना शुरू किया उन्होंने 1800 के बाद। राज उन्होंने जब किया हम पर, तो वो कानून बनाकर राज किया। वो हमेशा अभी तक भी अगर वो आप पर राज कर रहे हैं तो वो कानून बनाकर ही कर रहे हैं। अंग्रेजों से पहले हमारे देश पर आक्रमण किया मुगलों ने। क्यों जी? मुसलमानों का राज रहा, उससे पहले राजशाही थी। हम लोग गांव में रहते थे, गांव में रह करके हमारे बारे में एक कहावत प्रचलित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो पूरी तरह से 100% झूठ है। यह आपको याद रहना चाहिए हमेशा। भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत असल में उत्पादन प्रधान देश है। हमारे देश में हमारी जरूरत का हर माल, हर सामान अपने स्थानीय लेवल पर ही उत्पादन किया जाता रहा है, और यह सदियों से किया जाता रहा है, आज से नहीं। और यह इस लेवल पर किया जाता रहा है कि 1860 में जिस वक्त आईपीसी बनता है और 1861 में पुलिस कानून बनता है, 1857 की क्रांति के बाद, उस टाइम पूरी दुनिया की जीडीपी का, माइंड इट, याद रखिएगा, पूरी दुनिया की जीडीपी का अगर कभी कम से कम प्रतिशत रहा है तो 24% अकेला इंडिया रहा है, अकेला भारत, पूरी दुनिया की जीडीपी का। ये मैं 1860 की बात बता रहा हूं जाकर। और ये कहां पर है? आईएमएफ की वेबसाइट पर जाइए, यूनाइटेड नेशंस बता रहा है कि उस टाइम पूरी दुनिया की जीडीपी का 24 से 26% जीडीपी भारत की थी। आज आपको इंडिया की जीडीपी मालूम है कितनी है पूरी दुनिया की जीडीपी के मुकाबले? 0.03%। यानी कि तरक्की है वो थी या ये, कैलकुलेट कीजिए। दूसरी बात, 1860 का ही आंकड़ा दे रहा हूं, पूरी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 48% अकेला भारत करता था। समझिए, 48% अकेला भारत। तो तरक्की वो है या ये है जब एक्सपोर्ट ना के बराबर है, जीरो है, केवल इंपोर्ट है। अगर एक्सपोर्ट है तो कच्चे माल का है, असली माल खरीदा ही जा रहा है, और यहां से पैसा नहीं, धातु भेजी जा रही है, धातु। समझ गए आप बात? क्लियर? अब तीसरे नंबर पे आते हैं, जीडीपी और तरक्की।
ये दो शब्द हमको हमेशा ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको यदि बरगलाया जाएगा, आपको यदि बहकाया जाएगा, तो जीडीपी, इकोनॉमिक्स और तरक्की के शब्दों पर ही बहकाया जाएगा। पहले आप मुझे कोई जीडीपी की डेफिनेशन बता सकता है, कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से अगर है तो कोई भी बता दे। नहीं, मैंने उसकी फुल फॉर्म नहीं, डेफिनेशन, उसका मतलब क्या है। अगर कोई हमसे पूछे कि भारत की जीडीपी इतनी है तो उसका मतलब क्या है? असल में यह है हमारा टोटल सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं ना, पूरे भारत में जितना भी उत्पादन होता है, उसके बाद जो रुपया छपता है और पहले से जो चलन में है, कितना पैसा सर्कुलेशन में आता है एक साल के अंदर, उसको उस देश की जीडीपी कही जाती है। उस साल में कितना पैसा सर्कुलेशन में है वो जीडीपी है। तो आपकी तरक्की की डेफिनेशन कहां से आती है? जीडीपी से, कि ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा तो ज्यादा तरक्की होगी। ऐसा ही होगा जी, क्यों जी? भारत की तरक्की का पैमाना हमारी जीडीपी है। अब मैं आपको कुछ पैमाने बताता हूं। आपका बच्चा सुबह उठा और उसने कुछ दिनचर्या चालू करी, उस दिनचर्या में पैसा अगर शामिल नहीं है तो वो जीडीपी में योगदान नहीं दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो जीडीपी में योगदान नहीं दे रहा है, लेकिन अगर पैसा इन्वॉल्व है तो जीडीपी में योगदान दे रहा है। उससे देश की तरक्की दिखाई दे रही है। अब पहला काम हमारा क्या है? हमारे पेरेंट्स ने एक हमारे लिए नियम बनाए। वो नियम इसलिए बनाए क्योंकि जोश जोश में एक हमारे बुजुर्ग ने कह दिया, बात समझ आ गई, अब इनको उखाड़ फेंकेंगे। अभी भी पूरी बात नहीं आई है, मैं बता रहा हूं आपको, जब पूरी बातें आएंगी तो आपको क्लियर होगा। लेकिन हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो गुरु हैं, हमारे गुरुओं ने ना हमको कुछ टैगलाइन दी हुई है, कुछ दोहे दिए हैं, जिनका मतलब यह निकलता है कि उसी को मतलब सिख कहा जाएगा जो गरीब की दुखिया के लिए लड़ाई लड़ेगा। उसमें यह कहा गया है कि तुमको संसार के लिए, समाज के लिए ही जीना है। उसमें यह कहा गया है कि जो करना है साथ मिलकर ही करना है, अकेले आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। हम समाज के लिए पैदा हुए हैं, समाज ही हमको बड़ा करेगा, समाज ही हमारी काम करेगा और समाज के लिए ही हमने जीना है। ऐसे करके कुछ टैगलाइंस हमको दे दी गई, और ये जिसने भी दी, मतलब चाहे कबीर दे, चाहे गुरु नानक देव जी दे, चाहे इसमें कोई मतलब तुलसीदास दे, कोई भी दे, लेकिन बात का मतलब वही आएगा, घूम फिर के सारे एक ही बात कहेंगे, जो उस परमात्मा की वाणी, जिसको हम कहते हैं गुरुओं की वाणी, जिसको हम कह देते हैं। उसके कोर में क्या है? उसके कोर में एक थॉट प्रोसेस है हमारे बुजुर्गों का। वो ये है कि बुजुर्गों ने सोचा कि ये जो आवाम है ना, इसके पास ज्यादा डिस्कस करने का, ज्यादा बात करने का टाइम भी नहीं है और सब्र भी नहीं है। इनको फटाक से सलूशन चाहिए, बस एक लाइन में बता दो। मतलब अभी भी जो हम 2 दिन चर्चा करेंगे ना, कुछ लोग इधर उधर निकाल लेंगे घंटा 2 घंटा, कुछ लोग खाने पीने में हो जाएगा, कुछ लोग नींद निकाल लेंगे घंटे 2 घंटे की, कुछ लोग आपस में बातें कर लेंगे, कुछ कैसे करके चला चलूगे, और फिर आखिर में अगर लगेगा कि यार ये बंदे ठीक बात कर रहे हैं तो एक लाइन बोलेंगे, यार करना क्या है वो बताओ फाइनली। मतलब असल में आप में से कईयों का तो अंदर से ये हो ही रहा होगा कि यार तू बता दे करना क्या, बस पता लग गया तू गलत जो कह रहा है ना, ठीक पता लग गया भाई गड़बड़ है, तो हुण 10 बस करना की है। ये जो उनको पता था ये बात कि ये करने के बड़े, इनको बड़ी जल्दी लगी रहती है, इनको काली बड़ी रहती है कि ना अपना इधर यस करके, यस करना है कि नो करना है, तू चल तेरे नाल है बस, हंसी ऐसा कह के और वो चल लेते हैं। ये भावनात्मक लोग हैं, ये इमोशनल लोग हैं, और ये नियमों को ज्यादा नहीं देखते, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस एक लाइन को पकड़ लेते हैं कि ये लाइन पकड़नी है और इस लाइन पे रहना है। तो उन्होंने हमारे लिए कुछ नियम बनाए। उन नियमों में रखा
कि खेती हमको ऐसे करनी है, बीज हमको ऐसे बचाने हैं, घर में ऐसे डंगर रखने हैं, गाय रखनी है, कितनी मज रखनी है, कितनी गावां रखनी है, फिर दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया, डायलॉग दे दिया, बेचने के लिए नहीं रखनी है। ठीक, कोई भूखा घर से नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। खाने के वक्त आसपास कोई भी है तो मिल जाएगा। डंगर अगर घर में बंधे हुए हैं तो सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा। 4 बजे जो उठते हैं तो आयुर्वेद बताता है कि 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे जो लंग्स और हमारा हार्ट सबसे ज्यादा पंपिंग और एक्टिव रहता है। तो जो आदमी 3:30 बजे से 5 बजे के बीच उठा हुआ है और कोई काम कर रहा है, स्पेशली मूवमेंट का काम कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, तो वो बीमार नहीं हो सकता। आज के बच्चे को जो आपका एसी में बैठा हुआ है, ये भी बोला उन्होंने, सुबह 3 बजे के बाद मौसम जब ठंडा होना शुरू होता है, रात जब ठंडी होनी शुरू होती है, उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर ठंडा नहीं होना चाहिए। तो आपको एसी में नहीं सोना है, बल्कि तारों की छांव में सोना है, यानी कि आपको बाहर सोना है। आपको घर के अंदर नहीं सोना, घर के बाहर सोना है। बाहर सोने का लाभ यह होगा, जिस टाइम पक्षी सोते हैं उसी टाइम सोना है, जिस टाइम पक्षी उठते हैं उसी टाइम उठना है। पक्षी दिन छिपते ही सो जाते हैं, अपने घरों को लौट आते हैं, और पक्षी 5 बजे नेट एग्जैक्ट 5 बजे उठ लेते हैं। मुर्गे की बांग 4 बजे एग्जैक्ट होती है और पक्षियों की चहचहा एग्जैक्ट 5 बजे। एग्जैक्ट आप कभी भी देखिएगा, 1 मिनट इधर से उधर नहीं होता है। इतनी अल्टीमेट कैलकुलेशन है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अब यह बात उनको मालूम थी, उन्होंने नियम बना दिए। आप सोचिए, अगर आप शाम को 6 बजे सूरज छिपने के साथ आप सोने की तैयारी कर लेते हो, उससे पहले खाना खा लेते हो। यह भी आयुर्वेद कहता है कि जब तक सूरज है तब तक अगर आप खाना खा रहे हो तो जठराग्नि बनी रहेगी, अंदर आपका पाचन शक्ति 100% बनी रहेगी। पाचन शक्ति 100% तो पेट खराब नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा तो दिमाग खराब नहीं होगा, दिमाग खराब नहीं होगा तो टेंशन नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगी, और 100 तरह की बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो बीमार ना होने के 2 बड़े नुस्खों में क्या है? खाने का सही वक्त, खाने का सही तरीका, उठने का सही वक्त, सोने का सही वक्त और सही तरीका। क्यों जी? फिर हमारे खाने में उन लोगों ने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से नियम बांध दिए। जिस टाइम पर हमको मौसम का बदलाव होना है, उस टाइम पर हमारे लिए कुछ व्रत रख दिए। कभी एकादशी के रख दिए, कभी हमारे लिए श्राद्ध रख दिए, कभी नवरात्रे रख दिए, कभी रमजान हो गई, कभी किसी चीज के, कभी किसी चीज के। उस टाइम जब खाना बदलने का टाइम है, बारिश का मौसम हुआ, अचानक हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है। क्या निकलता है? बारिश आ गई। कि बना लो, पूड़े बना लो, पूड़े बना लो, गुलगुले बना लो, मतलब तेल चढ़ा लो। और ये मालूम है कि जब बारिश का मौसम होता है, चमासे के मौसम में जितना हो सके उतना तेल खाना चाहिए। ये तो आयुर्वेद बता रहा है। उन्होंने तो वो अपने नियम, वो तो अपने जीवन में उतार लाए वो लोग। मतलब जब बारिश का मौसम खत्म होता है तो तब आपको खीर खानी जरूरी है, दूध के पदार्थ खाने जरूरी है, बारिश में नहीं खाने। लेकिन अगर आपने घर में गाय भैंस कुछ भी अगर बांध रखा है, देखो कमाल की बात, जब आपने गाय भैंस अपने घर में बांध रखी है तो गर्मी के मौसम के बाद उनका दूध ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। नियम बना रखा है दूध बेचना नहीं है, तो मोल आपको मिलेगा नहीं। मोल नहीं मिलेगा तो आपके घर में ऑटोमेटिक कम होएगा, ऑटोमेटिक कम होएगा तो आप ऑटोमेटिक बीमार नहीं पड़ोगे। उस मौसम में अगर आपने दूध पी लिया तो आपके प्लेटलेट डाउन होंगे ही होंगे आने वाले टाइम में। जब बारिश खत्म होगी तो आपको डेंगू होना तय है, अगर उधर तब दूध पीते हो अगर आप बारिश के मौसम में। बारिश का मौसम खत्म होता है तो आपको दूध शुरू करना है, उससे पहले पेट थोड़ा सा खाली करना है, तो आपको व्रत रखने हैं, नवरात्रों के श्राद्ध रखने हैं। वो व्रत रख के श्राद्ध में क्या बनता है? खीर। खीर चालू करते हैं, उधर दूध के प्रोडक्ट। अगर दूध उस टाइम पे नहीं पियोगे, उस टाइम दूध आ जाता है। हाँ, श्राद्धों की खीर अगर खाते हैं तो डेंगू नहीं होएगा, बुखार नहीं होएगा उन दिनों। हाँ ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? पूरा साइकिल गजब तरीके से एक्सप्लेन किया है जी। देखिए, पूरा साइकिल गजब तरीके से कैलकुलेट कर लिया कि सुबह, अभी आज का बच्चा एसी में अगर बैठा है और वो रात को 1 बजे तक जागा है, उसने ओटीटी पे कोई फिल्म देखी है या वीडियो गेम देखा है, खेला है, क्या वो उठ लेगा सुबह 4 बजे?
मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, है कि नहीं? अब सोचिएगा, मतलब थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि सुबह 4 बजे उठने के लिए आपको सूरज छिपते टाइम सोना पड़ेगा। क्यों जी? अगर आपको पूरे दिन काम करना है और शरीर को रेस्ट देना है तो आपको सूरज छिपने के साथ सोना पड़ेगा। अगर आप सूरज छिपते ही सो गए तो क्या आपको लाइट और मोबाइल और टीवी और इंटरनेट की जरूरत है? अगर आप सूरज छिपते ही सो गए आपको नहीं जरूरत है। अच्छा जी, एक और गल दसो, यह भी आयुर्वेद कहता है कि यहां के मौसम के हिसाब से यहां की बीमारियां और यहां की वनस्पति पैदा होगी। पहाड़ के मौसम के हिसाब से पहाड़ में पैदा होगी, रेगिस्तान के हिसाब से रेगिस्तान में, और समंदर किनारे जैसा मौसम होगा वैसी होंगी। जैसा मौसम होगा वैसी ही बीमारियां होंगी। यहां का आदमी, अगर पहाड़ का आदमी या रेगिस्तान का आदमी समंदर किनारे चला जाए और मच्छी ना खाए तो शरीर पे ऐसे फफोले हो जाते हैं, एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, उसको तेल का खाना ही पड़ता है उनको। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना? मतलब जहां पर भी आप जैसे मौसम में रहते हो आपके लिए वहां का सिस्टम बना हुआ है। मतलब समंदर में आपको दूर दूर तक कहीं भी पानी पीने का नहीं मिलेगा, इतना हाल हो जाता है कई बार वहां। लेकिन वहीं कुदरत ने पानी स्टोर करके रखा हुआ है नारियल के अंदर, खाने का भी और पीने का भी। और वो वहां की जरूरतें पूरी करने के लिए जितना तेल चाहिए और जिस तरह का पानी चाहिए हमारे अंदर के सिस्टम को ठीक रखने के लिए, वो पूरा पर्याप्त है वहां। अब ये कमाल क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि जहां की बीमारी होती है, जहां भी बीमारी पैदा हो रही होती है, कुदरत का इतना अल्टीमेट सिस्टम है कि उस बीमारी के पैरेलल में ही उसका इलाज पनप रहा होता है। कई पहाड़ों में या कई जगह पर ऐसे जाओगे, जंगली पौधे होते हैं, वहां पर कुछ खुजली वाले पौधे होते हैं, मतलब टच हो जाए तो पूरे शरीर में खुजली मचने लग जाती है। अगर थोड़ी सी हमें समझ हो, उसके पास ही पालक के पत्ते जैसा भी एक पौधा होता है, उसका पत्ता अगर पकड़ के उस जगह पे लगा लो तो खुजली 0% हो जाती है उसी टाइम, अगर हमें दोनों की समझ है तो। अगर खुजली वाला पौधा होगा उसके बिल्कुल 10 मीटर के दायरे में ही वो वाला पौधा होगा, ऑटोमेटिक होगा। ये आपको करना नहीं पड़ता है, ये कुदरत का नियम है कि प्लस के साथ माइनस पैरेलल में चलता है। आदमी के साथ औरत चलती है, गधे के साथ गधी चलती है, मतलब मेल के साथ फीमेल चलेगा, बुराई के साथ अच्छाई चलेगी। उधर से बुराई अपनी ताकत पैदा कर रही होती है, इधर से अच्छे लोग अपने लोगों को तैयार कर रहे होते हैं। ये पैरेलल में चलती प्रोसेस है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, आपका कोई जोर नहीं, आपके बस की बात नहीं है। आपके अंदर ऑटोमेटिक वैसे भाव वैसे विचार आएंगे और आप अपनी साइड चुनते चले जाओगे कि कौरवों की तरफ जाना है कि पांडवों की तरफ जाना है, ऑटोमेटिकली। अब ये बात उन लोगों को मालूम थी और उनको पता था, तो उन्होंने आपके लिए कुछ नियम बनाए। वो नियम क्या कहते हैं कि आप अपने एरिया से, जहां आप पैदा हुए हो, उस पैदा हुए एरिया से अगर आप 30-40 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हो, कितना 30-40 भी मैंने क्यों बोला आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि आज वो 30-40 किलोमीटर साइकिल पे यूज कर सकते हैं हम उसको, मोटरसाइकिल नहीं बोलूंगा मैं, साइकिल, बिना तेल की, बिना पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूं मैं। साइकिल पर जितना आप ट्रैवल कर सकते हो, साइकिल भी छोड़ देंगे, अगर आप पैदल की ट्रैवल करेंगे तो सुबह से लेकर दोपहर तक जितना आप चल सकते हैं पैदल। आमतौर पे आदमी की जो पैदल चलने की जो क्षमता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो यानी अगर 3 घंटे आप एक तरफ चलोगे तो 15 से 20 किलोमीटर आप चलते हो। यानी जहां आपकी पैदाइश है वहां के 15-20 किलोमीटर के दायरे में अगर आप रहते हो, वहीं के 15-20 किलोमीटर के दायरे के ही फल, पौधे, फ्रूट, सब्जी और मौसमी खाते हो और फसल खाते हो, तो आप जीवन में कभी बीमार नहीं हो सकते। ये नियम है, ये सिद्धांत है। आपने जैसे ही ये दायरा क्रॉस करके किसी दूसरे मौसम की, जैसे हमारे यहां होता ना कि कोस कोस पे पानी बदले है और 20 कोस पे वाणी, है ना, इस टाइप से हमारा जैसे ही हम वाणी बदलने वाली
उस कैटेगरी में, उस जगह पे जाएंगे उस मौसम में, तो हमारी बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको कश्मीर का सेब खाना है, कश्मीर जाइए, वहां के मौसम में वहां पर रहकर खाइए, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। गर्मी के टाइम पर कश्मीर का सेब खाओगे, जीरो फायदा, उल्टा नुकसान होना तय है। अगर यहां भी सेब खानी है तो वही मौसम होना चाहिए जिस मौसम में वो पैदा हुआ है। अभी आप देखिए, जितना आदमी अमीर होता है उतनी ही गजटेड और इंपोर्टेड बीमारियां होती हैं उसको, है ना, क्योंकि वो सारा इंपोर्टेड माल खाता है। गरीब आदमी आज भी सबसे कम बीमार होता है। अगर हम, जो सरकार ने इनको इंजेक्शंस दे रखे हैं, इनको छोड़ दें तो, इंजेक्शन वाले चीजों को छोड़ दें तो, अदरवाइज नॉर्मली जो गरीब आदमी है सबसे कम बीमार होता है। उसके 2-3 बड़े कारण हैं। पहला, वो अपने शरीर को यूज करता है। दूसरा, वो सस्ती चीजें खाता है, क्योंकि वो खा ही नहीं सकता ना महंगी चीज। तो सस्ती चीज कौन सी होगी? जो उस मौसम में अवेलेबल होगी, और उस मौसम में कौन सी अवेलेबल होगी? जो मौसमी होगी। यानी मौसमी चीज खाने से आपका शरीर ऑटोमेटिक ठीक रहता है। हमारे खेतों में सारे पौधे हुआ करते थे, सारे फल होते थे। मेरे अपने खेत में 3 अमरूद थे, 2 आम थे, पीपल था, उसमें बड़ भी था, उसमें शीशम भी थी, जिसके दरवाजे मेरे घर में अभी भी लगे हुए हैं। वो शीशम कटते हुए मैंने देखी जब उसके दरवाजे मेरे घर में लगे, चौखट जब बनी। मतलब आपके जरूरत का एक एक सामान आपके पास, आपके खेत में अवेलेबल है। खेत में बीज बोने का तरीका भी बड़ा गजब का था। खेत में आपने बीज बो दिए, आपको नहीं मालूम बारिश कम आएगी कि ज्यादा आएगी। नहीं पता था ना पहले किसान को कि बारिश अब की बार कम आएगी ज्यादा आएगी। वो कुछ हिसाब लगाता था। टटीरी ने अंडे अगर ऊंची हाइट पे दे रखे हैं तो वो समझता था बारिश ज्यादा आएगी। किसान को मालूम पड़ जाता था अब की बार इतनी हाइट पे अगर टटीरी ने अंडा दिया है तो इसका मतलब बारिश ज्यादा के चांस है। लेकिन फिर भी वो सेफ साइड रखने के लिए क्या करता था, उस मौसम के सारे बीज फेंक देता था। ज्यादा बारिश हुई तो ज्यादा वाले ज्यादा हो गए, कम बारिश वाले कम, थोड़ी बारिश हुई तो कम वाले ज्यादा हो गए तो ज्यादा वाले थोड़े रह गए। तो ऐसा करके उस मौसम में आपको जो पोषण चाहिए वो ऑटोमेटिक कुदरती मिल जाता था। क्योंकि आप बैल से खेती करते थे, तो आपका बैल, आपकी गायें जब आपके खेत में चल रही है तो आपके खेत में जो कीड़े हैं, केंचुआ है जो आपके खेत को बचा के रखता है, उसका नुकसान 0 होता है। लेकिन जब आप मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो खेत के कीड़े मरने स्टार्ट हो गए, जो खेत की उपजाऊ शक्ति को बनाते होते थे। तो उन्होंने आपकी खेत की उपजाऊ शक्ति को तोड़ा। फिर उन्होंने आपके उधर जो आपने यूरिया डीएपी डाला, उस यूरिया डीएपी ने आपके खेत की लेमिनेशन कर दी। उसके ऊपर जो केमिकल होता है वो आपके खेत की लेमिनेशन कर देगा। ऊपर वाली मिट्टी हार्ड हो जाएगी, वो पानी पिएगी नहीं। पानी नीचे जाने के लिए आपके पास पानी बचा नहीं, तो नीचे से पानी निकलता जा रहा है और पानी नीचे वापस रिचार्ज हो नहीं रहा है। तो आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा और एक टाइम पर स्केर्सिटी आ जाएगी। तब आपको पानी के नाम पर कंट्रोल करना आसान है। उनको मालूम है कि पानी इतना निकाल दो, इनका पानी इतना निकाल दो, सब हो जाएगा। अब अगर पानी के नाम पर आपको काबू करना है तो जी फिर एक काम करना पड़ेगा, पानी से आपका ध्यान हटाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पुरखों ने हमारी जो रिहाइश है, हर गांव की रिहाइश ऐसी जगह पर रखी हुई है जहां से पानी की अवेलेबिलिटी हमको बनी रहे। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं उपजी हैं या बनी हैं, फली फूली हैं, वो सारी सभ्यताएं नदी किनारे या पानी के स्रोत के आसपास ही पनपी हैं। नहर के, नदियों के, नहरें तो बाद में बनी, नदियों के आसपास में बनी। अब नदियां हैं तो आदमी है। अपने खेत में जितना पानी था वो नदियों का था या नहर का था, वो सारा पानी प्राकृतिक था। वो खेत में नुकसान 0% था और हमको पानी किसान को मिलता था अपने जो नहर का पानी होता था, वार होता था, हफ्ते में 1 दिन मिलना है कि 2 दिन मिलना है। अब इन्होंने देखा कि ये इस नहरी पानी की वजह से गांव का जो किसान है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। मेरे को कम जरूरत है, तुम ले लो, तुमको ज्यादा जरूरत है, मैं ले लूं, आपस में चर्चा रहता है, खेत में बात करते हैं खूब। तो आपका ध्यान उस नहरी पानी से हटाना जरूरी है। उसके लिए आपको सब्सिडी देकर ट्यूबवेल दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपने सारे बुजुर्ग बैठे हैं, 60 साल 70 साल की उम्र के लोग भी बैठे हैं,
आपने जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर आज तक जिस चीज पर भी आपको सब्सिडी मिली है उसकी बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ी है आपकी औलादों को। ये ध्यान देना, जिस भी चीज पर आपको सब्सिडी मिली है, चाहे वो कुछ भी है, जिसको भी सरकार ने प्रमोट किया है, उसका आपको बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ा है। कोई भी चीज है, मैं आप एक एक नाम बताइएगा, मैं आपको उसके नतीजे बताऊंगा। अब आपको क्या करता है कि ट्यूबवेल लग गया, आप अनलिमिटेड पानी जमीन का यूज कर सकते हैं, तो आपका ध्यान नहरी पानी से हट गया। तो नहरों का पानी कब उन्होंने बांध बनाकर रोक लिया आपको पता ही नहीं चला। कब उन्होंने नदियों के अंदर फैक्ट्रियों का कूड़ा कचरा डालना स्टार्ट कर दिया आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपको अब उस पानी की जरूरत नहीं बची, क्योंकि आप तो अपना ट्यूबवेल चला के बैठे हुए हो, आप तो अपना ट्रैक्टर चला के बैठे हो, आपको डंगरों की जरूरत नहीं है। डंगर अगर आपके घर से नहीं निकाला तो आप 4 बजे उठना बंद नहीं करोगे। डंगर निकालने के लिए आपके गांव के बाहर का जंगल खत्म करना पड़ेगा। जंगल में तो आप 2 काम करते हो, डंगरों को चराने का और लैट्रिन जाने का। अब लैट्रिन जाने के लिए भी 2 चीजें बड़ी जबरदस्त चाहिए हमको। पहली बात, हमको पूरा बैठना चाहिए अगर लैट्रिन करनी है, पूरी टांगे जब तक नहीं मुड़ेंगी। और दूसरी बात, मिट्टी में अगर आप लैट्रिन करते हैं तो वहां 3 फुट के दायरे में ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो उसको मिट्टी में बदलने के लिए चालू हो जाता है और आसपास के एरिया को उपजाऊ बनाने का वो काम करता है। मूत्र में हमारे ऐसा वो होता है, क्या नाम, जो हमारा यूरिन है वो जब हवा के साथ कांटेक्ट में आता है तो उल्टा नाइट्रोजन का बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट यूरिया बनाता है, यानी पौधों को यूरिया की सप्लीमेंट देता है हमारा मूत्र। यानी अगर आप खुले में मूत्र करेंगे तो वो वहां की वनस्पति को उपजाऊ, मतलब उसको, उसके लिए फायदेमंद है। अगर आप बाथरूम में करोगे तो वो नीचे जाएगा, हालांकि उसका कोई नुकसान नहीं है अगर वो पानी में मिक्स हो रहा है तो, क्योंकि पानी की खासियत क्या है कि पानी अपने आप को खुद से ही शुद्ध कर लेता है। पानी की ब्यूटी है, आप देखो अंडरग्राउंड पानी है, वो पता नहीं कितने 1000 साल से पड़ा है, पता नहीं कितने 100 साल से पड़ा है, फिर भी हम नलके से पानी जब निकलता है उसको ताजा बोलते हैं, क्योंकि नीचे का पानी के अंदर ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो वहां पड़े मल मूत्र को खा लेता है और उसके बाद पानी अपने आप से शुद्ध हो जाता है। कुओं में हमारा पानी, कुओं से जब निकालते थे उसको भी शुद्ध बोलते थे। जो पानी कहीं पर भी है, चलता हुआ पानी है, वो भी हमारा शुद्ध रहता है, इसके बारे में बोला जाता है। खड़ा पानी है वहां दिक्कत रहती है, अगर वो पानी ज्यादा टाइम तक वहां पर थोड़ा पानी हो या खड़ा हो, जिसकी ठीक से देखभाल ना हो और कचरा उसके अंदर बाहर का मिलता रहे। अब यहां आकर के आपको गौर फरमाना है कि जब आप अंडरग्राउंड पानी में नेचुरल पानी जाएगा तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन जो खेतों में आपने केमिकल डाला था अगर वो जाएगा तो वो केमिकल चला जाएगा। जो आप टॉयलेट में लैट्रिन डाल रहे हो, लैट्रिन में जो आप केमिकल डाल रहे हो, क्या क्या, बालों वाला शैम्पू, मुंह धोने वाले केमिकल, शरीर पे लगाने वाला साबुन, वो नीला नीला प्रोडक्ट जो उसको साफ करने वाला, जो बर्तन साफ करने वाले प्रोडक्ट, जितने ये केमिकल हैं, ये जब अंडरग्राउंड पानी में जाएंगे तो नीचे का पानी अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए पीने वाला पानी जहर बनता चला जाएगा। ये बात उनको भी मालूम है, अगर यहां बैठे हुए मुझे मालूम है तो उनको तो पहले से मालूम थी, क्योंकि वो तो बड़े रिसर्चर उनके पास हैं। तो अब उन्होंने ये देखा कि इन आदमियों को काबू करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये जो बेल्ट है ना, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट, ये आज तक किसी मुगल के काबू नहीं आए, ये आज तक किसी अंग्रेज के काबू नहीं आए। जिस दौर को वो गुलामी का दौर बोलते हैं, गांव उस दौर में भी आजाद हुआ करते थे, क्योंकि गांव के पास अपनी रोटी और अपना पानी और अपना उत्पादन रहता था। जो मैंने आपको बताया 1860 में भी हम इतना उत्पादन करते होते थे कि हमारे पास पैसा ही पैसा था, और पैसा नहीं था, हमारे पास सोना ही सोना था, जिसको आप सोने की चिड़िया बोलते हो ना, जो आज हमारे यहाँ नहीं है। मेरी दादी और मेरी नानी के नीचे पैरों से लेकर के ऊपर गले तक सोना और चांदी तो आपने भी देखा होगा जनाब, एडे एडे मोटे, है ना। मतलब मैं कोई ऐसी बात थोड़ी कह रहा हूं कि मैं हवा में बना के किताबी बात कह रहा हूं, ये आपने अपने जीवन में देखा है। वो सोना कहां चला गया, गायब अचानक से, है ना। मतलब असली धन क्या है, देखिए तरक्की किसको कहते हैं। आप एक बात बताइए, आज जो संभ्रांत परिवार हैं, जो
रेप्यूटेड परिवार हैं, आज वो कल्चर बनाते हैं बढ़िया। क्या? पापा अपनी औलाद को क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं। वो क्वालिटी टाइम कैसे देते हैं मालूम है? चल तेरे को थोड़ा सा मल खिला लाते हैं। मल तो समझते ना? मल, देखो आयुर्वेद ये कहता है कि 1 घंटे से ज्यादा अगर आपका भोजन बना हुआ हो जाए तो वो आम बनाता है। आम मतलब मल बनाता है, वो लेटरिन के बराबर ही खाना होता है। तो जितने ये पिज़्ज़ा हाउस हैं, ये बर्गर हाउस, मैं तो गोबर बोलता हूँ बर्गर को भी, ये बर्गर हाउस हैं, जितना भी ये होटल ढाबे वाले खाने हैं, ये सारे मल खिलाते हैं। मतलब बेसिकली इनका तो खाना सुबह बनाते तो रात तक उसी को पेलते रहते हैं फ्राई कर करके। मतलब ये ऐसा तो है नहीं ताजा बनाया इन्होंने, कचरा शॉप्स हैं ये। तो अपना जो पेरेंट है, अपना जो बापूजी है, वो अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देने के नाम पर क्या खिलाने ले जाता है? मल खिलाने ले जाता है। या दूसरा काम करने क्या ले जाता है? वो ऐसे लोगों को दिखाने ले जाता है जिसको वो मूवी कहता है। उस मूवी में जो हीरो है, जिसको वो हीरो कहते हैं, वो क्या सिखा रहा है आपके बच्चों को? वी मल, वो अभी मल ही है, वी मल पान मसाला खाओ, है ना? शाहरुख भी यही कह रहा है, अक्षय भी यही कह रहा है, अजय देवगन भी यही कह रहा है। वो लड़कियां मतलब नंगी पुंगी होके सिखा रही हैं कि हमको ऐसे रहना है। वो मतलब आप रेजर ब्लेड बेच रहा है तो भी लड़की बेच रही है, वो परफ्यूम बेच रहा है तो भी लड़की बेच रही है, कार बेच रहा है तो भी लड़की बेच रही है, घोड़ा बेच रहे तो भी लड़की बेच रही है, दारू बेच रहे तो भी लड़की बेच रही है, साबुन बेच रहे तो भी लड़की बेच रही है। वो आप लड़कियों को बिकाऊ सामान समझने वाले जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन हमको बता रही है कि आपको जीना कैसे है। वहां सब इसीलिए किया गया, उनको बाकायदा प्लानिंग करके आपको बचपन में एक प्रस्ताव लिखवाया गया सिनेमा के लिए। और पहली लाइन क्या थी मालूम है उसकी? सबको मालूम है, सिनेमा समाज का आईना होता है। यही लाइन पढ़ी होगी आप सबने, सबने यही पढ़ी है। सिनेमा समाज का आईना नहीं होता है, समाज सिनेमा का आईना होता है। ये उनको पता थी। सिनेमा आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सिनेमा में पहली बार कॉन्सेप्ट आया रेप का, जब गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर और ही रेप किया करते थे। हमारे गांव में रेप कल्चर नहीं था उस टाइम पे, समाज के अंदर रेप केस नहीं थे उस वक्त। पहली बार वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट टेलीविजन में आया, मूवी में आया। पहली बार अनाथ आश्रम का कॉन्सेप्ट वहां पर आया। डीएनए टेस्टिंग करवानी चाहिए, किसकी सेटिंग किसके साथ है, कौन किसके साथ अफेयर कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉन्सेप्ट, वो दोस्त की मां के साथ लग रहा है कि मां की बहन के साथ लग रहा है कि किसके साथ क्या हो रहा है, कुछ ये सब टीवी के अंदर पहले आया, समाज में उसके बाद आया है। और ये बात ऐसे नहीं आई है, ये बात पूरी प्लानिंग के साथ आई। कैसे? पूरा कल्चर खराब करना है उनको। लैट्रिन में बैठने का तरीका भी बदल दिया। अब आप आधे बैठते हो तो टांगे मुड़ेंगी नहीं, तो इंटेस्टाइन पूरी तरह से खाली होगी ही नहीं होगी तो आप बीमार होगे ही होगे 100%। बैठकर खाना खाना चाहिए चौकड़ी मार करके, उन्होंने डाइनिंग टेबल पकड़ा दी। आपको पानी पीने का तरीका, पानी पीने के लिए क्या यूज करते थे हम लोग? लोटा। लोटे की क्या खासियत है? नीचे से वो चौड़ा है, पीतल का बना हुआ है, नीचे से चौड़ा है तो सरफेस टेंशन कम है, मतलब अंदर जाके टेंशन कम करेगा। उन्होंने गिलास पतला कर दिया, और पतला करते जा रहे हैं, और पतला करते जा रहे हैं, मेरे जैसा पाइप से पी रहा है। समझ गए ना आप बात? मतलब ये इन्होंने क्या मतलब घुमाया किस तरह से कि आपको जाना इस तरफ था और दौड़ा दिया इस तरफ। समझ गए ना? अब है ही नहीं, कल्चर ही नहीं है गुलास। अब आप सोचिए, आपने सुबह सुबह उठना भी बंद कर दिया क्योंकि आपके पास जंगल नहीं बचे तो डंगर कैसे पालोगे फिर? क्योंकि घर में सारा दिन तो खड़े नहीं रह सकते इतने सारे डंगर, वो तो वहां मचा के रखेंगे, नहीं तो सुबह निकल जाते थे, शाम को वापस आते थे। और फिर लैट्रिन बनाई आपके गांव घर के अंदर। लैट्रिन के जो पाइप है वो कहां खोली? बाहर नाली में। वो नाली में सारी लैट्रिन का पानी कहां गया है? तालाब में, जहां पहले डंगर पानी पीने जाते थे, अब वहां डंगर पानी पीने जाएगा नहीं। ठीक है जी। तो अब आपने धीरे धीरे पानी डंगर पालने बंद कर दिए। तो अब आपके पास ना मौसमी पौधे रहे, ना मौसमी सब्जी रही, ना मौसमी फसल रही, ना मौसम के हिसाब से खान पीना रहा।
जब आपने ये खत्म कर दिया तो आप बीमार होने चालू हो जाओ। साथ के साथ पैरेलल में आपको बीमार करने के लिए आपके खेतों के अंदर केमिकल डाले गए। क्या आपको मालूम है कि जो केमिकल डालते हैं, इन केमिकल कंपनियों का मालिक कौन है? नहीं मालूम? कॉर्पोरेट नहीं जी, रॉकफेलर जो इन्होंने बोला। और ये रॉकफेलर कौन है पता है? ये रॉकफेलर, अगर इस नाम को आप याद रख लो ना, 2-3 नाम आपको याद रखने हैं फिलहाल के लिए। एक रॉथस्चाइल्ड भी बोल देते हैं उसको, रॉथस्चाइल्ड, एक रॉकफेलर और एक बिल गेट्स। आपकी जिंदगी इन 3 आदमियों के आसपास घूम रही है। मतलब हैं तो और भी, लेकिन ये सीधे सीधे अभी फ्रंट में हैं फिलहाल। जिसमें से रॉथस्चाइल्ड तो परमानेंट फ्रंट में रहा हमेशा से। वो लोग थे समुद्री लुटेरे। उन्होंने क्या किया, राजाओं के साथ सेटिंग कर ली और ये कह दिया कि राजा तुम बनो, तुम्हारा बच्चा बने, तुम्हारा मामा बने, तुम्हारा जीजा बने, तुम्हारा साला बने, वी डोंट केयर। हमको राजा कौन बनता इससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ टैक्स कलेक्शन हमको दे के रखो, टैक्स हम लेंगे, पैसा छपने का काम हम लोग करेंगे, वो हमारे पास रहना चाहिए। अब वो लोग क्या करते हैं, जो ये रॉकफेलर है, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस भी आदमी ने इन मुद्दों पर बोला, जैसे हम बोल रहे हैं, जिस पर जनता सरकार मोर्चा बोल रहा है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 काम किए। या तो उन लोगों को सत्ता या पैसा देकर उनका मुंह बंद कर दिया, या उनको गोली मरवाकर या किसी भी तरह षड्यंत्र में फंसाकर उनका मुंह परमानेंट बंद कर दिया। 2 ही काम आते हैं उनको। सद्दाम हुसैन हो, परवेज मुशर्रफ हो, जॉन एफ कैनेडी हो, आपका चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, गद्दाफी हो, भाई राजीव दीक्षित हो, अपने लाल बहादुर शास्त्री हो, राजीव गांधी हो, ये सब कौन लोग थे जिन्होंने उस सत्ता को वहां से गांवों को देने की कोशिश करी, जिन्होंने भी समाज को ताकत देने की कोशिश करी, उन्हीं लोगों को जड़ से मिटा दिया उन लोगों ने। महाराजा रणजीत सिंह ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰੌਥਸ਼ਾਇਲਡ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਮੋਪੈਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰੌਥਸ਼ਾਇਲਡ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ महाराजा रणजीत सिंह ਦਾ ਰੌਥਸ਼ਾਇਲਡ ਹੀ। बस जैसे आजकल पुतिन खराब चल रहा है, तबीयत खराब चली ना पुतिन की, अभी पुतिन ने बोलना शुरू किया, उसने क्या किया, 5G टावर बैन कर दिए। देखो कमाल की बात, पुतिन ने फ्रांस में मतलब उधर रशिया में 5G टावर बैन कर दिए। उसको 5G टावर बैन करते ही बीमार हो गया वो। अब उसकी तबीयत नासाज चल रही है और मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्दी वो टपक चुपके होंगे। ठीक है ना? मतलब जो भी इस सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है, मैं